वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति। हम जानते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम लोग देख सकते हैं, यानी प्रकाश किसी वस्तु को देखने में सहायक होता है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। जब यह प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है और वहां से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर हमारी आंखों के रेटिना पर पड़ता है, तो यह रेटिना को उत्तेजित कर देता है और यह उत्तेजित रेटिना एक दृष्टि संवेदना का निर्माण करता है, जिसके कारण से हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं या देखने में सहायता करता है। तो इस प्रकार से प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है जो किसी वस्तु को देखने के लिए सहायक होता है। अब देखते हैं प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश जो है वह उसकी कहीं पर कण के समान व्यवहार करता है, तो प्रकाश की कण प्रकृति, प्रकाश की तरंग प्रकृति, प्रकाश की फोटॉन प्रकृति, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति। इस प्रकार से प्रकाश की अलग अलग कई प्रकृति देखने को मिलती है और प्रकाश की कई अलग अलग घटनाएं होती हैं। तो प्रकाश की विभिन्न घटनाओं का हम लोग अध्ययन करेंगे और इन प्रकाश की प्रकृति और घटनाओं का अध्ययन करने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन सब का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रकाश की प्रकृति या घटनाएं कौन कौन सी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपन प्रकाश संबंधित परिघटनाएं या इसकी प्रकृति कौन कौन सी है। तो सबसे पहले देखते हैं, अपने को पता है कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में गति करती है। यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश का सीधी सरल रेखा में गमन करना। तो अपने को पता है कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में गति करता है, गमन करता है। हमको पता है कि जब प्रकाश जो है किसी वस्तु पर पड़ता है तो उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, यानी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब का बनना यह बताता है कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है। दूसरा प्रकाश की प्रकृति या घटना देखने को मिलता है प्रकाश का परावर्तन। तो क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी समतल सतह पर आपतित होता है तो वह उसी मार्ग में वापस लौट आता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आगे के क्लास में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम का भी अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में पाया जाता है। ये आगे की क्लास में हम लोग परावर्तन के नियम का अध्ययन करेंगे। तीसरा प्रकाश संबंधित घटना या प्रकृति देखने को मिलता है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण किसी समांगी पारदर्शी माध्यम पर आपतित होता है तो वह मार्ग में कुछ विचलित होकर आगे बढ़ जाता है, और यह किस प्रकार से विचलित होता है यह उसके माध्यम पर निर्भर करता है। यदि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में गुजरता है तो वह मार्ग में अविलंब की ओर झुक जाता है, और प्रकाश किरण अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर गति करता है तो वह अविलंब से दूर हट जाता है। यह प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। आगे के क्लास में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का अध्ययन करेंगे। प्रकाश संबंधित चौथा घटना देखने को मिलता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए यहाँ पर वर्ण का मतलब होता है रंग। अपने को पता है कि सूर्य का प्रकाश जो है वह 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बना होता है, और जब ये किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो ये विक्षेपित हो जाता है। यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अपने को पता है कि सूर्य के प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं, 7 रंगों का विचलन और अपवर्तनांक अलग अलग होता है। जब ये सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। आगे की क्लास में हम लोग इसको विस्तृत रूप से देखेंगे। पांचवा घटना देखने को मिलता है अपने को प्रकाश का व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या होता है? देखिए, जब
कोई प्रकाश किरण समान आयाम एवं समान आवृत्ति के तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है और एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होता है तो प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है, यह व्यतिकरण कहलाता है। यहाँ पर देखिए समान आयाम एवं समान आवृत्ति के प्रकाश तरंगे प्राप्त करने के लिए एक ही प्रकाश स्रोत लेते हैं और उस प्रकाश स्रोत के सामने में कोई गत्ते में दो छिद्र लगा देते हैं तो इससे दो आयाम समान आवृत्ति के प्रकाश तरंगे मिलते हैं। और अध्यारोपण से प्रकाश की तीव्रता अगर बढ़ता है तो संपूषी व्यतिकरण और घटता है तो विनाशी व्यतिकरण होता है। यह है प्रकाश का व्यतिकरण। आगे की क्लास में डिटेल में देखेंगे। प्रकाश संबंधी अगला जो प्रकृति घटना देखने को मिलता है वो होता है प्रकाश का विवर्तन। तो प्रकाश का विवर्तन संबंधी प्रकृति घटना क्या है? जब प्रकाश किरण किसी तीक्ष्ण धार वाले किनारों पर मुड़ता है तो वह आंशिक रूप से उस किनारों पर मुड़ जाता है तो यह घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। परिभाषा के रूप में जब प्रकाश किरण किसी तीक्ष्ण धार वाले किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाता है तो यह घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। प्रकाश संबंधित सातवीं घटना देखने को मिलता है प्रकाश का ध्रुवण। तो प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है? देखिए प्रकाश के तरंग संचरण की दिशा के लंबवत चारों ओर सममिति में कमी पाया जाता है, यह घटना प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। यानी प्रकाश जब सीधी सरल रेखा में गति करता है और उसके तरंग संचरण की दिशा के लंबवत अगर किसी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश की तीव्रता जो है आगे न्यूनतम हो जाता है और अगर प्रकाश की तरंग के समांतर अगर किसी वस्तु को रख दिया जाए तो आगे प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है। तो उसके लंबवत दिशा में किसी वस्तु को रखने पर प्रकाश की तीव्रता का शून्य न्यूनतम हो जाना ही प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। और ध्रुवण की घटना जो है केवल अनुप्रस्थ तरंगों में देखने को मिलता है। तो प्रकाश की ध्रुवण जो है यह बताता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में होता है। प्रकाश की अगली प्रकृति या घटना देखने को मिलता है प्रकाश का विद्युत प्रभाव, जिसको प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? देखिए जब सूर्य का प्रकाश किसी धातु पर पड़ता है तो उस धातु की सतह से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो बाहर निकलता है, उत्सर्जित होता है और जब इसको परिपथ में लगाते हैं तो उस परिपथ में विद्युत धारा बहने लगता है जिसको प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं और यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। तो इस प्रकार से सूर्य के प्रकाश का किसी धातु की सतह पर पड़ना और वहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जित होना ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। और प्रकाश संबंधित अगली प्रकृति या परिघटना देखने को मिलता है काम्पटन प्रभाव। तो काम्पटन प्रभाव क्या है? देखिए जब प्रकाश जो है वह फोटॉन के रूप में किसी धातु की सतह पर पड़ता है और उस धातु के इलेक्ट्रॉन पर जब यह आपतित होता है तो यह इलेक्ट्रॉन जो है उस फोटॉन को अलग अलग दिशाओं में प्रकीर्णित कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा फोटॉन को इस प्रकार से प्रकीर्णित करने की घटना को ही काम्पटन प्रभाव कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रकाश संबंधित विभिन्न परिघटनाएं उसकी प्रकृति है। तो इसकी प्रकृति और विभिन्न परिघटनाओं का अध्ययन करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय में अपने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो देख लेते हैं प्रकाश संबंधित परिघटनाओं या प्रकृति के लिए सिद्धांत। तो प्रकाश संबंधित विभिन्न परिघटनाओं या प्रकृति के लिए सिद्धांत कौन कौन से है? तो सबसे पहले सिद्धांत दिया था न्यूटन ने। तो पहला देख लेते हैं न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत। न्यूटन ने अपने कड़ी का सिद्धांत का निर्माण किया था सन 1676 में। तो न्यूटन ने बोला कि प्रकाश जो है वह प्रकाश स्रोत से छोटे छोटे कणों के रूप में बाहर निकलता है। प्रत्येक कण का एक निश्चित द्रव्यमान होता है और न्यूटन के गति के प्रथम नियम से पता है कि एक निश्चित द्रव्यमान वाला कण जब गति करता है तो वह गति करता रहेगा जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये जो है कण जो है वह प्रकाश स्रोत से कणों के रूप में बाहर निकलता है और निरंतर उसी दिशा से उसी वेग से आगे बढ़ता रहता है जिससे प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है। न्यूटन ने कड़ी का सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की नियम की भी सही व्याख्या कर पाया, लेकिन न्यूटन ने कड़ी का सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या सही तरीके से नहीं कर पाया। न्यूटन ने बोला कि प्रकाश का वेग जो है वह विरल माध्यम में अधिक
होना चाहिए जबकि कम होता है, और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग जो कम होना चाहिए वो अधिक होता है। इस प्रकार से न्यूटन के कड़ी का सिद्धांत जो है वह अपवर्तन की सही व्याख्या नहीं कर पाया, जिसके चलते जो है उसको अमान्य कर दिया गया। दूसरा देख लेते हैं, हाइगन का तरंग सिद्धांत। इसका निर्माण इन्होंने सन 1678 में किया था। तो न्यूटन के कणिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की सही व्याख्या नहीं किया, जिसके सही व्याख्या हाइगन के तरंग सिद्धांत से देखने को मिलता है। हाइगन ने अपने तरंग सिद्धांत में बताया गया कि प्रकाश जो वह तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है, यानी संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ता है। हाइगन ने बोला कि प्रकाश जो है उसको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ हाइगन ने बोला कि प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग होता है। जबकि प्रकाश के ध्रुवण की घटना सामने आने के पश्चात पता चला कि प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश की जितनी भी घटनाएं हैं, यानी प्रकाश का सीधी सरल रेखा में गमन करना, प्रकाश में परावर्तन की घटना, प्रकाश में अपवर्तन की घटना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, इन सभी घटनाओं की सही तरीके से व्याख्या हाइगन के तरंग सिद्धांत से की जा सकती है। लेकिन प्रकाश की विद्युत प्रभाव या काम्पटन प्रभाव की व्याख्या जो है हाइगन के तरंग सिद्धांत से नहीं की जा सकती। साथ ही साथ हाइगन ने बोला कि प्रकाश जो एक माध्यम के रूप में आगे बढ़ता है। उन्होंने इस माध्यम का नाम ईथर दिया, और इस काल्पनिक माध्यम ईथर के अस्तित्व की सही पुष्टि नहीं कर पाया, जिसके कारण से हाइगन के तरंग सिद्धांत को भी अमान्य कर दिया गया। फिर इसके बाद मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो तीसरा देख लेते हैं अपन, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। इसका प्रतिपादन इन्होंने सन 1865 में किया था, और मैक्सवेल ने बोला कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है, अर्थात इसको आगे बढ़ने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अपने को पता है कि सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूर पर स्थित है, जबकि वायुमंडल जो है पृथ्वी की सतह से केवल 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। आगे ऊपर जाते जाएंगे तो 14,99,99,600 किलोमीटर तक पूरी तरह से निर्वात है, जबकि सूर्य का प्रकाश जो है ऊपर निर्वात से भी आते हुए पृथ्वी तक पहुंच जाती है, जिससे पता चलता है कि सूर्य प्रकाश को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार से मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और इसमें प्रकाश संबंधी सभी घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का जो सिद्धांत है वो तरंग गुण की पुष्टि नहीं कर पाता है, जिसके कारण से मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत को भी अमान्य कर दिया गया। इसके बाद चौथा सिद्धांत देखने को मिलता है अपने को, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1900 में हुआ था, और इसके अनुसार प्लांक ने बोला कि प्रकाश जो है वह ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में आगे बढ़ता है, जिसे फोटॉन कहा जाता है। और इस फोटॉन की जो ऊर्जा होती है इसका मान प्राप्त होता है E = h न्यू, जहाँ न्यू जो है उसकी आवृत्ति है, और h होता है प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक h होता है जिसका मान 6 × 63 × 10⁻³ जूल सेकेंड होता है। तो इस प्रकार से प्रकाश जो है वह फोटॉन के रूप में आगे बढ़ता है, और इस सिद्धांत के अनुसार जो है प्रकाश की जो लेटेस्ट घटना होती है या प्रकृति होती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, काम्पटन प्रभाव, इसकी तो सही व्याख्या किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसकी सहायता से भी प्रकाश की सभी घटनाओं का पूर्ति जो है या इसकी तरंग सिद्धांत की पुष्टि की सही व्याख्या नहीं की जा सकती, जिसके कारण से प्लांक का क्वांटम सिद्धांत को भी अमान्य कर दिया गया। यानी प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव, काम्पटन प्रभाव की तो व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन प्रकाश की जो अन्य घटनाएं हैं, तरंग सिद्धांत या तरंग पुष्टि, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। पांचवा जो सिद्धांत देखने को मिलता है वह है डी ब्रॉगली
का द्वित प्रकृति। अब देखिए द्वित प्रकृति क्या है। जितने भी अलग अलग सिद्धांत दिखे वो प्रकाश की जितनी भी प्रकृति या घटनाएं उसकी सही व्याख्या पूरी तरह से नहीं कर सकता। अतः यह समझ में आया, देखने को मिला कि प्रकाश जो है वह कहीं पर कणों के समान व्यवहार करता है तो कहीं पर तरंग के समान व्यवहार करता है। अर्थात प्रकाश में दो प्रकार की प्रकृति देखने को मिलती है, उसको प्रकाश की द्वित प्रकृति या डी ब्रोगली की द्वित प्रकृति कहा जाता है। अर्थात प्रकाश को अपने को मानना पड़ता है कि वह तरंग के समान भी व्यवहार करता है और कणों के समान भी व्यवहार करता है। इसे प्रकाश की द्वित प्रकृति कहा जाता है और इसका निर्माण इन्होंने सन 1924 में किया। तो इस प्रकार से हम लोग देख चुके हैं कि प्रकाश की अलग अलग प्रकृति क्या है, प्रकाश की विभिन्न घटनाएं कौन कौन सी हैं और उनकी घटनाएं प्रकृति का अध्ययन करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय में कौन कौन से सिद्धांत या नियम का प्रतिपादन किया। इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोग नेचर ऑफ लाइट यानी प्रकाश की प्रकृति का अध्ययन किया। आगे के क्लास में हम लोग प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन करेंगे। समतल पृष्ठ पर, उत्तल पृष्ठ पर और अवतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है, प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है और परावर्तन के नियम क्या होता है, आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे। फिजिक्स से संबंधित विभिन्न घटनाओं, जानकारी या डेरिवेशन का अध्ययन करने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे फिजिक्स से संबंधित विभिन्न घटनाएं, जानकारी आपको आगे देखने को मिलेगा।